कक्षा 10 विषय विज्ञान पाठ 5 अम्ल क्षारक एवं लवण। उस दिन हमने बात की थी आर्यनीय संकल्पना, आर्यनीय अवधारणा। आर्यनीय ने बताया कि जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, वह क्षारक कहलाते हैं। क्षारक कहलाते हैं। देखो H+ देने वाले तो अम्ल और OH- देने वाले क्षारक। जैसे HCl क्या देगा जल में घोलने पर, एक फर्स्ट सॉल्यूशन बनाने पर क्या देगा, एक तो H+ देगा और एक Cl- देगा। H+ देने के कारण ये क्या है, एक अम्ल है। जैसे उदाहरण हो गया HNO3 का, एक क्यों एक फर्स्ट सॉल्यूशन बना लिया इसका, तो क्या देगा H+ और NO3-। इस आधार पर इन दोनों को हम क्या बताएंगे, ये दोनों क्या है, अम्ल हैं। क्या है, अम्ल है। ऐसे ही दूसरा हमने बताया कि OH- आयन देने वाले, तो OH- आयन देने वाले क्या होंगे, जैसे KOH का आप एक सॉल्यूशन बनाओ, जलीय विलयन बनाओ, क्या देगा ये, K तो प्लस देगा और OH- यानी OH- देने के कारण ये क्या है, एक क्षारक है। ऐसे ही NaOH का देख लो आप, NaOH का एक सॉल्यूशन बनाएंगे, क्या बनेगा, एक तो Na+ बनेगा और दूसरा OH-। और OH- देने वाले जितने भी हैं वो आर्यनीय के अनुसार क्या है, क्षारक हैं, और H+ देने वाले क्या हैं, सारे के सारे अम्ल हैं। अब बात करते हैं अगली ब्रोंस्टेन-लोरी के अनुसार। अगले वैज्ञानिक कौन है जिन्होंने अम्ल क्षार की अवधारणा बताई, वो है ब्रोंस्टेन-लोरी। देखो ब्रोंस्टेन-लोरी अवधारणा, ब्रोंस्टेन-लोरी अवधारणा, इनके अनुसार इन्होंने क्या बताया, प्रोटॉन दाता वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वह अम्ल कहलाते हैं। यानी प्रोटॉन देने वाले जितने भी पदार्थ होंगे वो ब्रोंस्टेन-लोरी के अनुसार क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे। और दूसरी बात, वे पदार्थ जो प्रोटोनों को ग्रहण करते हैं, प्रोटोन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे आप HCl H2O का ले लो उदाहरण, HCl H2O में क्या होगा, ये अपना प्रोटॉन देगा तो ये तो बना लेगा H3O+ और Cl-। यानी यहां से H+ गया, H+ का मतलब क्या है, यहाँ प्रोटॉन से है, ये प्रोटॉन देने वाला है, तो प्रोटॉन दाता क्या हो गया, अम्ल। और जल क्या है, प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, क्षारक। ठीक है, यानी जो प्रोटॉन देते हैं वो तो अम्ल, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वह क्या है, इस ब्रोंस्टेन के अनुसार वो क्षारक पदार्थ हैं। ठीक है, अगली संकल्पना की बात करते हैं हम। अगली संकल्पना है लुईस के अनुसार, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इन्होंने प्रोटॉन या H+ के नहीं, इन्होंने इलेक्ट्रॉन के आधार पर अवधारणा दी। किसके आधार पर दी? इलेक्ट्रॉन के आधार पर अवधारणा बताई। किसकी है? लुईस अवधारणा। याद करने का सबसे शॉर्ट तरीका है, लुईस में ई आता है, ई का मतलब क्या होता है? यहाँ इलेक्ट्रॉन से हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं, वे सारक कहलाते हैं तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का मतलब ग्रहण करने वाले, लेने वाले, ठीक है। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, वो आपसे उदाहरण देके इसका वो पूछ सकता है कि ये किसकी अवधारणा है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर किस वैज्ञानिक ने अवधारणा दी? तो लुईस ने अवधारणा दी। इन्होंने क्या बताया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वह तो सारक है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वे सारे के सारे क्या हैं? इनके अनुसार अम्ल हैं। जैसे उदाहरण वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे BF3, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा? अम्ल। और एक बात करते हैं हम NH3 की बात। NH3 क्या बता रहा है कि यहां से NH3 का इलेक्ट्रॉन BF3 ग्रहण कर रहा है और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो अम्ल, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा वो सारक कहलाएगा। देखो वापस देखो, इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या है? सारक। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किया है, ये दे रहा है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, उस इलेक्ट्रॉनों को दे देगा तो दूसरा ग्रहण करने वाला तैयार रहेगा, ये ग्रहण कर लेगा, इसलिए ये तो अम्ल हो जाएगा BF3 तो, और ये क्या हो जाएगा? सारक। देखो इसके और अन्य उदाहरण क्या हैं? अन्य उदाहरणों में हम बात करते हैं। अन्य उदाहरणों में बात करें तो जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी धातुएं हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, जैसे आप देख लो क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, Br के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आयोडीन के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यानी जिन पर सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं, ऋण आवेशित जितने भी पदार्थ हैं उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और ये देने के कारण ये भी क्या करेंगे? सारक। लुईस ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन युग्म दाता देने वाले सारक हैं, इसलिए इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इन्होंने दे दिया, ये तो हो गए सारक। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की ऑलरेडी कमी है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो जिन पर भी प्लस आवेश है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इनके पास धनावेश जितने भी धनावेश है, धनावेश चार्ज है, इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये क्या लेंगे? ये हमेशा इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, ये इसलिए ये क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। यानी 3 संकल्पनाएं पढ़ी हमने। एक तो RNS के अनुसार, RNS ने प्रोटॉन दाता, RNS ने क्या बताया? H+ देने वाले अम्ल, ठीक है, और OH नेगेटिव आयन देने वाले सारक। एक तो संकल्पना RNS के अनुसार होगी, दूसरी ब्रोंस्टेन लुईस के अनुसार होगी, प्रोटॉन दाता अम्ल, प्रोटॉन ग्राही सारक कहलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ उल्टा है, यहाँ जो ग्रहण करेगा वो तो होगा अम्ल और जो देगा वो होगा सारक, ठीक है। अब बात करते हैं अम्ल और सारकों के सामान्य गुण। सामान्य गुणों में बात करें तो पहले हम इनका स्वाद की बात करते हैं। अम्ल व सारकों के
सामान्य गुण। अम्ल व क्षारकों के सामान्य गुण। पहले बात करते हैं अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। क्षार स्वाद में कैसे होंगे? क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। ये तो बात स्वाद की होगी। अब लिटमस पेपर के आधार पर बात करें तो लिटमस के आधार पर बताएंगे कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे? लाल कर देते हैं। अब लाल कर देंगे तो क्या हो जाएंगे? अम्ल। और क्षार क्या करेंगे? इसके विपरीत लाल लिटमस पत्र को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। यानी हम एक लिटमस पेपर लेंगे, उस लिटमस पेपर पर जैसे ही अम्ल डालेंगे तो नीले से लाल हो जाएगा, ठीक है। क्षारक डालेंगे तो लाल से क्या हो जाएगा? नीला। इसके आधार पर भी हम क्या बता सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है। अगली बात करते हैं उदासीनीकरण। न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण का मतलब क्या है? जैसे हम अम्ल में क्षार मिलाएंगे तो लवण और जल का निर्माण होगा। लवण भी उदासीन प्रकृति का होता है और जल भी कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन। यानी इनसे बनने वाले जो पदार्थ हैं वो कैसे प्रकृति के होंगे? उदासीन होंगे, न्यूट्रल होंगे, जिन पर कोई ना तो चार्ज होगा और ये बता देंगे ना तो स्वाद में खट्टे होंगे और ना ही कड़वे होंगे। कैसे होंगे? उदासीन प्रकृति के होंगे। जैसे HCl अम्ल में आप NaOH मिला दो। क्या मिला दो? HCl अम्ल में आप NaOH मिला दो, क्या बनेगा? एक तो बनेगा खाने का नमक, साधारण नमक, ठीक है। एक तो NaCl बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? H2O, आपका जल बनेगा। इन दोनों पदार्थों की जो प्रकृति होगी वो उदासीन होगी, इसलिए इस विक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी अम्लों में क्षारक डालने पर वो उदासीन प्रकृति के पदार्थों का निर्माण करते हैं। अतः हम उदासीनीकरण अभिक्रिया के आधार पर भी अम्ल क्षार बता सकते हैं कि अम्लों में क्षार मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे? वो उदासीन हो जाएंगे। अगली बात करते हैं तो अम्लों की पहचान कैसे? देखो अम्ल HCl है, या हम बात करते हैं H2SO4 की। H2SO4 अम्ल में जैसे ही कोई धातु मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? धातु मिलाएंगे तो एक गैस बाहर निकलेगी और एक लवण बनेगा। एक तो बनेगा ZnSO4 प्लस दूसरा बनेगा क्या? आपकी H2 गैस बाहर निकलेगी। यानी सबसे बड़ी बात है कि अम्ल धातु से क्रिया करके एक तो लवण बनाते हैं और एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकालते हैं। इस हाइड्रोजन गैस बाहर निकालने के कारण हम बताएंगे कि अम्लों की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि उनसे अगर किसी धातु से क्रिया करवाएंगे तो एक हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। इस हाइड्रोजन गैस की एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछता है वो देख लेते हैं। या तो आपको देगा कि धातु की अम्ल के साथ विक्रिया करने पर कौन सी गैस बनती है, सीधा क्वेश्चन उसका ये भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन उसका कैसे हो सकता है? धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखो तथा इससे बनने वाली गैस का नाम लिखो।
ठीक है। तो आपको समीकरण कौन सा लिखना है, आपको लिखना है कि H2SO4 एक अम्ल है, ठीक है। इस अम्ल की किसके साथ करवा रहे हैं हम, धातु के साथ, जिंक धातु के साथ करवा रहे हैं। ये आपकी धातु हो गई, क्या बनेगा, एक तो बनेगा लवण, कौन सा, ZnSO4, इसके नीचे लिखना आपको लवण, और दूसरी बनेगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस की आपको पुष्टि पूछ सकता है कि धातु के साथ अम्ल से अभिक्रिया करवाने पर जो गैस बनती है क्या वास्तव में वो हाइड्रोजन है, इसकी आपको पुष्टि करनी है। तो कैसे करेंगे, चित्र से ही पूछा है, चित्र में बना रहा हूं, आपको देखना है कैसे बनता है, ठीक है। एक बीकर लिया हमने, एक बीकर लिया, ये बीकर ले लिया, इसमें क्या करेंगे हम, नीचे अम्ल डाल देंगे, कोई सा भी अम्ल ले लो आप, जैसे आपने H2SO4 डाल दिया, ठीक है। इस अम्ल के ऊपर हमने क्या करा था, ऊपर से जिंक धातु डाल रहे हैं। कौन सी धातु डाल रहे हैं, जिंक धातु, ये आपकी धातु है। इस धातु जैसे अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी, यहां से नलकी के माध्यम से आगे एक बीकर लगा देंगे, ठीक है। उस बीकर में क्या रखेंगे, साबुन का घोल, इस बीकर में हमने क्या रखा है, साबुन का घोल, साबुन का घोल डालते हैं, डालने पर, ठीक है। अब जैसे यहां से गैस बाहर निकलेगी, ठीक है, अब यहां इस जैसे इसमें जाएगी, इस घोल में जाएगी, तो क्या हो गई, यहां से बुलबुले बनना स्टार्ट होंगे, ठीक है। ये बुलबुले बन गए, ठीक है। ये बुलबुलों के सामने अगर हम जलती हुई एक मोमबत्ती रखते हैं, जलती हुई क्या रखते हैं, एक मोमबत्ती रखते हैं, ये जलती हुई मोमबत्ती रख दी, तो यहाँ क्या होगा, इन बुलबुलों में फट फट की आवाज के साथ ही फूटेंगे। ये फट फट की आवाज हमें एक बात शो करती है कि जो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं वो क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। कौन सी गैस बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, या तो वो धातु के अम्ल के साथ क्रिया पूछ ले, या धातु के अम्ल के साथ क्रिया को आप सचित्र वर्णन कीजिए, या आपसे पूछ सकता है कि धातु के अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से कौन सी गैस बनती है। देखो एक बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्वेश्चन भी लिख देता हूं मैं। एक पदार्थ ए, क्या ले रहे हैं हम, ए, एक पदार्थ ए धातु जिंक के साथ अभिक्रिया करके ZnSO4 एक लवण बनाता है, ठीक है, लवण बनाता है। इस अभिक्रिया में एक गैस बी बाहर निकलती है। कौन सी गैस, बी बाहर निकलती है। इस अभिक्रिया का समीकरण लिखो तथा पदार्थ ए एवं गैस बी का नाम भी लिखो। तो आपको क्या लिखना है इसका आंसर, पहले तो अभिक्रिया का समीकरण लिखना है। क्या लिखना है, अभिक्रिया का समीकरण। देखो पदार्थ ए हम मान लेते हैं अम्ल, कौन सा, H2SO4, ठीक है। यहाँ तो ए तो हो गया क्या, H2SO4 अम्ल हो गया।
ठीक है, इसकी किसके साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, जिंक के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, ठीक है, क्या बनेगा ZnSO4, ठीक है, ZnSO4 बन गया। और दूसरी बी क्या बनेगी, गैस बनेगी, जो कौन सी गैस होगी, बी होगी हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ए का तो बता देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा H2SO4 अम्ल, ठीक है, और बी बराबर क्या बता देंगे हम, बी बराबर हो गया हाइड्रोजन गैस। दो क्वेश्चन पूछे इसमें, एक तो अम्ल की क्या बतानी है, धातु के साथ अभिक्रिया करने से क्या बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। दूसरा क्या पूछ रहा है, पदार्थ ए का नाम लिखना है आपको और पदार्थ बी का नाम लिखना है। तो ए का तो हो जाएगा H2SO4 अम्ल है, ठीक है, और बी क्या है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। एक तो बात करते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि अम्ल सार से हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछता हो। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझाओ, कौन सी अभिक्रिया को समझाओ, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो यहां बताएंगे अम्ल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, अम्ल सारक के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, उस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2SO4 प्लस NaOH क्या बनेगा, एक तो बनेगा NaSO4 और एक बनेगा H2O। ये दोनों क्या है, ये भी लवण है और ये भी क्या है, उदासीन प्रकृति का जल है, इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या बताएंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन डाल रहा हूं वो आपको करना है। एक तो उदासीनीकरण को स्पष्ट करो, उदासीनीकरण को स्पष्ट करो। एक अम्ल सार के सामान्य गुण लिखो। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं।